लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो क्या होता है? ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का वो फेज होता है जिसके अंदर लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है फिर एनवायरनमेंट में, और इसी प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? हाई एनर्जी यील्डिंग का मतलब है अब ज़्यादा एनर्जी देने वाले केमिकल इंटरमीडिएट, मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, तो उनको पैदा किया जाता है। जैसे एटीपी है और एनएडीपीएच, तो ये एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हीं से एनर्जी है रिलीज होती है। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोसेस। तो कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम की फॉर्म में। टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है लाइट को यूज करके एनर्जी बनाना, तो ये LHC बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो दो अलग अलग LHC हैं वो काम करते हैं, वो है फोटो सिस्टम 1 PS1 और फोटो सिस्टम 2 जिसको PS2 बोलते हैं। तो इनका नाम है जो 1 और 2 कैसे रखा गया है? नेम इन सीक्वेंस ऑफ दियर डिस्कवरी। इनकी डिस्कवरी के बेस पे नाम रखा गया है, ना कि ये काम किस सीक्वेंस में करते हैं। ये नहीं है कि भाई जो पहले काम करेगा उसको PS1 बोलेंगे, बाद वाले को PS2। और रियलिटी में पाया भी ऐसा जाता है कि जो PS2 है वो पहले काम करता है, PS1 है वो बाद में काम करता है। तो जो कन्फ्यूजन है नाम का, भाई पहले PS2 काम कर रहा है तो इसको PS1 क्यों नहीं बोलते, PS2 को? तो ये इनकी डिस्कवरी के बेस पे नाम है, पहले डिस्कवर किया गया PS1 को, फिर बाद में जो फोटो सिस्टम डिस्कवर किया ये PS2 है। हैज ऑल द पिगमेंट, इनके पास सारे पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एंटीना। तो इनके पास सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बस एक क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता। और फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एंटीना, तो ये क्या करते हैं? एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको बनाते हैं, उसी को एंटीना बोला जाता है। मेड अप ऑफ हंड्रेड ऑफ पिगमेंट मोलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। तो ये काफ़ी सारे हंड्रेड सैकड़ों टाइप के पिगमेंट्स इनके पास होते हैं और वो प्रोटीन के साथ चिपके हुए मिलते हैं। पिगमेंट्स मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो पिगमेंट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को और ज़्यादा कारगर है वो बनाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है, यदि अलग अलग पिगमेंट हैं, जैसे हमने पीछे ग्राफ में देखा था, अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे रेंज ऑफ वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन की वो बढ़ जाती है। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? फॉर्म्ड बाय द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। जैसे ऊपर देखा था हमने PS1 और PS2 के पास क्लोरोफिल ए नहीं होता, तो क्लोरोफिल ए अलग से पाया जाता है, उसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम, ये अलग अलग फोटो सिस्टम में अलग अलग क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इन PS1 के अंदर ऐसा क्लोरोफिल पाया जाता है जो एब्जॉर्प्शन पीक किस पे शो करता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लाइट है वो 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको P700 भी बोला जाता है। और PS2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है, तो क्लोरोफिल ए दोनों, लेकिन ये अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है ना, उसको देखते हैं कि कहाँ पे ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। तो जो PS2 है वो 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए उसको P60 680 780 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसको P680 बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रीजन है वो देख सकते हैं, और जो लाइट है, लाइट रिएक्शंस जो होंगी जिसके अंदर वाटर है, वाटर को तोड़ के इसमें से ऑक्सीजन निकाली जाती है, और उसके बाद जो इसमें से प्रोटॉन होते हैं, इन्हीं प्रोटॉन को फिर अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एक साइकिल सा चलता है, और जिसके अंदर एक जो कैल्विन साइकिल है उसके अंदर जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो प्रोटॉन वगैरह यहाँ से निकलते हैं तो उनको इस कैल्विन साइकिल के अंदर लेके जाके, जो कैल्विन साइकिल आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर शुगर या स्टार्च है वो बनाया जाता है। और यहाँ पे जो मेन बात हम पढ़ रहे हैं, लाइट को हार्वेस्ट करने वाले जो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 पहले काम करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक ETS चेन पढ़ेंगे, और उसके बाद फोटो सिस्टम 1 काम करता है। तो जब ये तीनों सिस्टम, तीन मेनली तो दो ही सिस्टम है, बीच में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है, तो ये दो सिस्टम ही क्या करते हैं? वेवलेंथ की लाइट, अलग अलग लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर की स्प्लिटिंग है उसको करवाते हैं, वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। तो जेड स्कीम,
ये क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक शेप फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जब फोटो सिस्टम के अंदर जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास, तो वो एक जेड शेप स्ट्रक्चर बनाता है। जब हम उसको रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे एक वो उनके वैल्यू के हिसाब से हम उनको रखते हैं एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, तो एक जेड शेप स्ट्रक्चर बनाता है, उसको जेड स्कीम बोला जाता है। तो मैकेनिज्म क्या रहता है इसमें? इन फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। तो जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, तो वो क्या करता है, 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। पीछे वाले जो हमने पार्ट में इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए जो PS2 को हम क्या बोलते हैं, P680 बोलते हैं। causing electron to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। इससे क्या होएगा, जैसे लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरती हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर जाता है तो एटॉमिक न्यूक्लियस से वो दूर चला जाता है। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिकड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जैसे ये हायर टू हायर ऑर्बिटल के अंदर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनको बाद में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इनको पकड़ लेता है, विच पास दैम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे की आगे कई लेवल में एक के बाद एक कई मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि साइटोक्रोम का बना होता है। काफ़ी सारे जो एक प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं साइटोक्रोम, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल एंड आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ द सिस्टम 1। उसके बाद क्या होएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप, मतलब पैसिवली, उनमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो पैसिवली होती है और वो किसके अंदर चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए है, जो रिएक्शन सेंटर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होते हैं PS1 में। और ये जो PS1 के इलेक्ट्रॉन है वो कैसे, कौन सी लाइट को रिसीव करते हैं, जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था उसमें PS1 के रिएक्शन सेंटर को हम क्या बोल सकते हैं, P700 नैनोमीटर, क्योंकि वो इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैविंग ए ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अभी निकले हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन को आगे जब ट्रांसफर किया जाता है लाइट की मदद से, तो एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल उससे थोड़ा हाइयर है। देन इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड, तो ऊपर से फिर इलेक्ट्रॉन वापस डाउन हिल आएंगे, मतलब लोअर कंसंट्रेशन में आएंगे। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के हिसाब से या रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ आते हैं, अगेन टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADPH पॉजिटिव। तो किसके पास आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, NAD पॉजिटिव के पास आएंगे, NADP पॉजिटिव। तो ये भी एक क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है ये मॉलिक्यूल है जो रिड्यूसिंग, जिससे क्या होगा, NADP पॉजिटिव है जो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो NADPH के अंदर चला जाएगा और साथ में एक प्रोटॉन है वो रिलीज कर देता है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में हम जो भी बात करेंगे, पहले नीचे वाला लेवल है वहाँ पे एनर्जी कम है, ऊपर वाले लेवल के पास एनर्जी ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे PS2 है, सबसे पहले PS2 सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम 2। तो इस पे जैसे ही लाइट गिरती हैं, कितने की, जो 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट इसके ऊपर गिरती हैं, तो इससे क्या है, जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, तो उसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एमिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद फिर वो अपने आप डाउन हिल बोलते हैं, मतलब जिसमें एनर्जी की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट उसमें गया था, प्राइमरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स के जरिए, क्यू भी अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आता है। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या है, एक प्रोटॉन है वो रिलीज करता है जैसे इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, और वो कहाँ पे जाएगा, फिर आगे PS1 के अंदर जाएगा। और ये PS1 के अंदर क्या होगा, फिर दोबारा एक लाइट आएगी
जो कि 700 नैनोमीटर की है। और उससे क्या होगा, जैसे ही लाइट यहाँ पे आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आगे, यही इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास। फिर यहाँ पे जो प्राइमरी मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है। और वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे अलग अलग पैराडॉक्सिन वगैरह के साथ या फिर NADP रिडक्टेज के साथ, वहाँ रिडक्टेज ये इंजाइम है, वो इंजाइम इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है, NAD पॉजिटिव को किसके अंदर, NADPH और H पॉजिटिव। ये NADPH क्या है, एक एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ के आगे इसमें से एनर्जी निकाली जाती है। और अब ये इलेक्ट्रॉन हर बार क्या होंगे, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और एंड में कहाँ पे जा रहे हैं, NADPH के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक शेप बना रहे हैं, तो इस तरीके की जो शेप बनी हुई है इसको जेड शेप बोलते हैं, इसलिए इसको जेड स्कीम बोला जाता है। तो इसमें PS1 है, जो PS2 है वो पहले काम करता है और PS1 है वो बाद में काम करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से भेजे जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है इनको। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हो बार बार कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स का कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो काम करता है, वो है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है। जो वाटर क्या करता है, 2H पॉजिटिव के अंदर टूट जाता है और साथ में हाफ O2 मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ता है। और यही इलेक्ट्रॉन को फिर आगे की आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। उसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे हमने यहाँ पे देखा है जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये किस वजह से होती है वो देखेंगे अभी स्लाइड में। इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम टू रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो जो इलेक्ट्रॉन बताया है कि जो फोटोसिस्टम 2 से आगे के आगे भेजे जाते हैं, तो नए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वो नए इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से आते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है यहाँ पे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। तो पूछ लिया जाता है कि वाटर की स्प्लिटिंग किस फोटो सिस्टम के पास होती है, वो PS2 के पास होती है, जहाँ पे वाटर को स्प्लिट करके उसमें 2 प्रोटॉन निकलते हैं और एक नेसेंट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और दिस क्रिएट ऑक्सीजन, इससे ही ऑक्सीजन है वो पैदा होती है। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में जो निकलती है ऑक्सीजन वो इस वाटर स्प्लिटिंग से ही निकलती है। इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। और जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्लेस किया जाता है कहाँ से, दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ पे एमिट किए गए थे, जो P700 जिसको बोला जाता है 700 वेवलेंथ नैनोमीटर की वेवलेंथ के द्वारा PS1 के अंदर, उनको रिप्लेस किसके द्वारा किया जाता है, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाता है और PS1 फिर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एक्सेप्टर के जरिए NADPH के पास भेजता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स is associated with PS2 physically located on the inner side of thylakoid membrane। तो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है, जो वाटर की स्प्लिटिंग करता है वो सब्सटेंस किसके पास रहता है, PS2 के पास। और वो फिजिकली का मतलब है, यदि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो थैलेकोइड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो उसके उसमें से एनर्जी को बाहर निकालते हैं और उसको बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे ATP बनाते हैं, NADPH बनाते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो फोटो मतलब लाइट की वजह से जो फोस्फोरिलेशन मतलब जो फोस्फोरस का एडिशन होता है और ATP बनता है या NADP बनता है, तो वो दो प्रोसेस में दो टाइप से हो सकता है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। तो वही हम देखेंगे इसमें। स्पेशल सब्सटेंस जैसे ATP है, कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। जो ATP बनता है वो इस एनर्जी को अपने बॉन्ड के रूप में संरक्षित कर लेता है और जब यहाँ से एनर्जी को निकालना होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। सेल जिस प्रोसेस के द्वारा ATP को बनाती है उसी को फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलती है, जो रेस्पिरेशन के जरिए ATP बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट है वो ATP सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, इसके अंदर क्या होता है, फोस्फोर फोटोफॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यू टू वर्किंग ऑफ टू फोटो सिस्टम इन ए सीरीज। जो हमने वो डायग्राम देखा है उसके अंदर जो जेड स्कीम बनती है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक आगे ट्रांसफर होते हैं। तो वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का टाइप
मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही है वो। टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दोनों जो PS2 और PS1 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो जेट स्कीम बनाते हैं। बोथ ATP एंड NADPH प्लस में H पॉजिटिव सिंथेसाइज्ड बाय PS1 ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं में एक जगह पे ATP बनते हैं और एक जगह पे NADPH है वो बनते रहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली जो कनेक्ट करता है एक जो स्टैक ऑफ जो थैलेकोइड है, ग्रेना है, ग्रेना की एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ जोड़ता है। लैक्स PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो जो स्ट्रोमा लैमेली है उनके अंदर जो PS2 है और NADP है वो रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, मतलब जो NADPH बनाता है वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते। जबकि जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ ग्रेना, जबकि ग्रेना की जो लैमिला है उनके अंदर और जो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, उसके पास दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 एंड PS2। तो इनके भी यूज देखेंगे कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस क्या शो करेंगे आगे। साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये क्या होता है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू द NAD पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था इलेक्ट्रॉन लास्ट में NADP पॉजिटिव के पास जा रहा था, लेकिन यहाँ पे NADP पॉजिटिव एक लास्ट प्रोटॉन रिसेप्टर का काम नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर का काम नहीं करता है, बट इट इज साइकिल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स। तो इसके अंदर क्या है, जो PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होएगा तो वो वापस PS1 के जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास ही आ जाता है, वो आगे नहीं पहुंचता है NAD पॉजिटिव के पास। तो इन लाइट ऑफ बियॉन्ड 600 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर इन वेवलेंथ, तो जो PS1 है हमको पता है कि ये 680 नैनोमीटर के ऊपर वर्कआउट करता है, और रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, और यहाँ से क्या होता है, केवल ATP की ही सिंथेसिस होती है, जबकि NADPH वो नहीं बनता है। तो जैसे हम जो एक पिक 30 के अंदर हम ATP सिंथेसिस है वो इस पिक के अंदर वैसे दिखाया नहीं गया, वैसे PS1 है वो ATP सिंथेसिस करता है, और वो हम इस पिक से थोड़ा डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, तो इसके अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्लोरोफिल एक्साइट होता है लाइट को लेके, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है आगे प्राइमरी रिसेप्टर के पास जाता है, उसके बाद PQ साइटोक्रोम PC अलग अलग के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करते हैं, रिडॉक्स चेन, और ये किसके पास भेज देते हैं, PS1 के पास। ये PS2 है, और ये PS1 के पास जैसे ही जाएगा उसके बाद इसको फिर क्लोरोफिल के हाइयर मतलब लेवल के पास भेजा जाता है, प्राइमरी रिसेप्टर के पास, और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को आगे जो लास्ट में भेजा जाता है वो NAD पॉजिटिव और NADPH H पॉजिटिव के पास भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बनते रहते हैं वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलाइसिस का मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर टूटता है, ये प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो ये प्रोसेस, ये एक जेड स्कीम है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से जा रहे हैं और एक जगह पे जाके खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। लेकिन जो PS1 होता है इसके अंदर जब लाइट केवल एक ही वेवलेंथ की गिर रही है, यहाँ पे तो दोनों वेवलेंथ की लाइट की जरूरत थी, यहाँ पे जब PS1 को एक्साइटेड करने वाली वेवलेंथ ही प्रेजेंट है, उस केस में क्या रहेगा, क्लोरोफिल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता रहेगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, NADP रिडक्टेज, जो कि NADP को क्या कर सके, NADPH में चेंज कर सके, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वापस किसके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो हमारा PS1 सिस्टम है इसके रिएक्शन सेंटर के पास। और इससे फिर क्या होगा, दोबारा फिर लाइट गिरेगी, तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन का जब ये डाउन हिल मूवमेंट होती है, जब नीचे की तरफ आता है जो इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है तो वहीं पे ATP सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे केवल ATP सिंथेसिस होती है, जबकि यहाँ पे ATP की भी सिंथेसिस होगी। वो पिछले पिक में ये ATP नहीं दिखा रखा था कैसे सिंथेसिस होता है, जब ये रिएक्शन सेंटर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन डाउन हिल आते हैं तो उसी एनर्जी का यूज कर लिया जाता है ATP को बनाने के लिए। तो नीचे सिंबल दे रखे हैं, FD का मतलब है फेरोडोक्सिन, PQ का मतलब है प्लास्टोक्यूनिन, अलग अलग प्रोटोन रिसेप्टर होते हैं ये। CHL का मतलब क्लोरोफिल है, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग, और CYT साइटोक्रोम B6F है, और PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। तो ये अलग अलग जो
हम जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ भेजते रहते हैं। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, काफ़ी डिटेल में रहेगी। तो इसमें क्या है, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके दोनों साइड में एटीपी बनाने के लिए एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार किया जाता है, मतलब एक साइड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी जाएगी, एक साइड में कम होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन है फिर ज़्यादा से लो कंसंट्रेशन में आते हैं, डाउन हिल मूवमेंट होती है उनकी, और उसी जब वो ट्रांसफ़र करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमारे पास एक एटीपी सिंथेज होता है एंजाइम, जो कि एक साइड से तो वो प्रोटॉन को अंदर वाली सेल में जो मतलब जो भी एक साइड में भेजता रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब हायर टू लोअर, और साथ में एटीपी है वो सिंथेसिस करता रहता है। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो जो प्रोटॉन है जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसको हम ल्यूमिन बोल सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड होते हैं, थैलेकोइड के अंदर वाली जो कैविटी होती है उसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं ये। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि हम रेस्पिरेशन जो इससे अगला चैप्टर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे भी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही काम करता है एटीपी सिंथेसिस में, और वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होती है प्रोटॉन्स की वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब बाहर होती है, यहाँ पे अंदर है, वहाँ पे ये बाहर रहती है, बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें क्या किया जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब प्रोटॉन्स को। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ईटीएस, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम क्लोरोप्लास्ट को ही देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसको तैयार किया जाता है, मतलब एक जगह पे हाइयर कंसंट्रेशन बनाई जाती है, दूसरी जगह पे लोअर कंसंट्रेशन। तो ल्यूमिन में जो ल्यूमिन होता है थैलेकोइड का इंटरनल स्पेस है, जो अंदर उसके जगह होती है खाली, उसके अंदर प्रोटॉन को कैसे इकट्ठा किया जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन बने, बाहर कम रह जाए, जिसकी वजह से वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकें। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स इन द ल्यूमिन ऑफ थैलेकोइड, जैसे हमने देखा था PS2 सिस्टम जहाँ पे काम कर रहा है, और वो PS2 सिस्टम है वो कहाँ पे, इनर साइड में होता है प्रेजेंट ल्यूमिन ऑफ द थैलेकोइड, थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके इनर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वाटर के टुकड़े होते रहेंगे तो वहाँ पे प्रोटॉन है वो इकट्ठे होते रहते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन तो एक जो जेड स्कीम के द्वारा या फिर एक जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था उसके अंदर चेंज चला जाता है, जबकि जेड स्कीम के अंदर ही जाता है, वो साइक्लिक के अंदर तो हमने देखा था कि वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं थी। तो जेड स्कीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन होता है उसको मेम्ब्रेन के अंदर भेज दिया जाता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैरियर बट टू द हाइड्रोजन कैरियर। और जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का PS2 के अंदर, जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, किसी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास नहीं भेजता वो, बल्कि किसके पास, एक हाइड्रोजन कैरियर के पास भेजता है जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। thus removing a proton from the stroma while transferring a electron and released into an inner side or lumen inside of the मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम कुल ये समझ सकते हैं कि जैसे वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरा जो एक फैक्टर काम करता है जो प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाने का काम करेगा, वो रहता है एक हाइड्रोजन कैरियर। और वो हाइड्रोजन कैरियर क्या करता है, एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो, तो प्रोटॉन को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, मतलब एक साइड से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दूसरे साइड से प्रोटॉन है उसको रिमूव कर देता है। तो जिससे रिमूविंग ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो का मैट्रिक्स भरा होता है, जो मतलब थैलेकोइड के बाहर वाला मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, वही ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, जो हाइड्रोजन कैरियर की बात कर रहे हैं, एंड रिलीज्ड इनटू द इनर साइड और ल्यूमिन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा उसी केस में ये जो प्रोटॉन है उसको इनर साइड में छोड़ देता है। तो इसको हम यहाँ पे यदि पिक है कोई प्रोटॉन
को छोड़ने वाली, तो वो हम देख सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे एक NADPH के साथ में जो एक प्रोटॉन है वो जरूर लिबरेट हो रहा है। तो प्रोटॉन अलग अलग जगह से लिबरेशन होते हैं, जो कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो बनाने का काम करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने यही देखना है कि प्रोटॉन की संख्या वो कैसे बढ़ाई जा रही है बस। NADP रिडक्टेज एंजाइम ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा साइड जो मेम्ब्रेन की मतलब बाहर वाली साइड पे एक NADP रिडक्टेज एंजाइम रहता है, जो कि NAD पॉजिटिव को NADPH प्लस में H पॉजिटिव के अंदर बना लेता है। और दीज प्रोटॉन आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। और ऐसे प्रोटॉन्स को भी स्ट्रोमा से रिमूव करने का मतलब क्या है, उनको थैलेकोइड के अंदर भेजा जाता है, मतलब उनकी ल्यूमेन के अंदर बना के रखा जाता है हाइयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन अक्रॉस द थैलेकोइड। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, मतलब एक प्रोटॉन का हाइयर कंसंट्रेशन का एक साइड में पाया जाना, दूसरी साइड में लोअर कंसंट्रेशन का पाया जाना, तो वो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के दोनों साइड में पाया जाता है। और जिसकी वजह से एक हाइयर और लोअर कंसंट्रेशन वो इकट्ठी हो जाती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बीच में रहती है। ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। और हमको पता है नेचर में कोई भी चीज़ हाइयर टू लोअर जाती है, तो जो एक जगह पे हाइयर कंसंट्रेशन है उससे जो प्रोटॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहाँ पे, अंदर वाली साइड में ज़्यादा है तो बाहर वाली साइड में वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो ATP सिंथेज होता है वो ATP सिंथेसिस है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसको डायग्राम से भी हम समझेंगे, पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF नोट ऑफ द ATP सिंथेज। जो ATP सिंथेज होता है इसके एक साइड में तो एक तो इसके अंदर चैनल होती है जो कि ग्रेडियंट को, जो प्रोटॉन है उसको मूव करवाती है, इसको CF नोट बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीन चैनल का काम करता है। और ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसके दो भाग होते हैं। एक तो CF नोट होता है, CF नोट इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। तो इसका काम क्या आता है, जैसे हम एक जो हाइड्रो पावर प्लांट में देखते हैं, पानी को जनरेटर के टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, और जैसे वाटर उसके ऊपर गिरेगा तो वो घूमेगा और वो एनर्जी पैदा करता है। इसके अंदर क्या है, एक ग्रेडियंट जो बना हुआ है प्रोटॉन का। तो जो ATP सिंथेज है उसके अंदर एक तो पाइप जैसी खाली जगह होती है, जैसे ही वो उसमें से पास होएगा इलेक्ट्रॉन, वो जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव आयन है जो जैसे उसमें से पास होता है, तो उसका एक CF1 भी होता है, एक पार्टिकल जो कि आउटर सरफेस पे होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन की। तो वो क्या करता रहता है, ATP सिंथेसिस है वो करता रहता है। तो उसमें भी एक टरबाइन जैसा ही आप समझ सकते हैं, मतलब जैसे ही ATP सिंथेसिस में से प्रोटॉन गुजरेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन हिल, तो उसी टाइम वो ATP है वो सिंथेसिस करता रहता है। तो CF नोट का काम क्या है, वो चैनल बनाता है ताकि प्रोटॉन को क्या किया जा सके, डिफ्यूज किया जा सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जबकि CF1 है वो क्या करता है, जो स्ट्रोमा वाली साइड में रहता है, मतलब बाहर वाली साइड में रहता है, और ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट काज द कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1। तो जैसे ही जो ये प्रोटॉन है इस चैनल में से पास होते रहेंगे, जिसकी वजह से CF1 के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, CF1 पार्टिकल के अंदर ऑफ ATP सिंथेसिस, और जिसकी वजह से विच मेक्स इंजाइम टू सिंथेसाइज, और वो स्ट्रक्चरल चेंज ही, वो कन्फर्मेशनल चेंज ही ATP सिंथेसिस है वो करता है, अलोंग विद NADPH प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके साथ में साथ NADPH है वो भी बनता रहता है, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से। और ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing of CO2 and synthesis of sugar। ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा जिसके अंदर में देखेंगे ATP और NADPH है वो कहाँ पे यूज होंगे। वो बायोसिंथेटिक का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज के अंदर बदला जाता है, जो एक सिंथेसिस की जाती है एक बायोमोलिक्यूल की, जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है उसके अंदर इस ATP को और उस NADPH को यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा जरूर लगेगा एक बार में, ये दोबारा यदि आप देखोगे तब क्लियरिटी आएगी। तो हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये क्या है, एक थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट है उनकी संख्या को बना के रखा जाता है। हमने देखा था इनर साइड में ज़्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा मिलेगा, बाहर वाली साइड में कम होता है। और ये इनर साइड में ज़्यादा किस किस वजह से होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है
H2O जब टूटता है ऑक्सीजन में और H पॉजिटिव में, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो PS2 के अंदर भेज दिया जाता है, उसके बाद PS1 के पास भेज दिया जाता है, और लास्ट में जो NADPH है वो बन जाता है। वो हमने जेड स्कीम में इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसी एक जेड स्कीम के अंदर एक ये प्रोटॉन है वो रिलीज किया जाता है फोटो प्लास्टोक्यूनिन के द्वारा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है एक साइड से दूसरी साइड में, तो एक ऐसा साइकिल सा बनता है जिससे ये बाहर वाले प्रोटॉन्स को वो सेल के अंदर ले आता है। मतलब स्ट्रोमा साइड है ये, बाहर तो है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको पता ये छोटे छोटे थैलेकोइड्स होते हैं जो कोइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वो किसके अंदर होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। बाहर तो है स्ट्रोमा, ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम। और क्लोरोप्लास्ट में जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जैसे इलेक्ट्रॉन को मतलब आगे भेजा जाता है, तो उसके जरिए एक साइकिल के जरिए प्रोटॉन है उसको अंदर वाली साइड में भेज दिया जाता है स्ट्रोमा साइड से। और इससे क्या होएगा, दो जगह से हमारे जो प्रोटॉन है वो बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से एक हाइयर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो तैयार हो जाता है। बाहर की तरफ क्या है, लो है। और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाता है किसको, इस टरबाइन जैसे मतलब एक जनरेटर को घुमाने के लिए। इसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम लगा हुआ है ये मेम्ब्रेन में। और जैसे हमने देखा था इसमें एक CF नोट होता है जो एक चैनल का काम करता है, जो प्रोटॉन को उठा के बाहर की तरफ रखेगा। और बाहर की तरफ ही स्ट्रोमा साइड में ही एक क्या होता है, CF1 पार्टिकल होता है जो कि एक इंजाइम बनाता है। जैसे ही इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा तो एक ATP ये बना लेता है। तो जो ग्रेडियंट बनता है, और जैसे जैसे ये ग्रेडियंट कम होता रहता है तो ATP है वो बनते रहते हैं। और ये ATP का बनना और NADPH का बनना ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का मेन रोल होता है। इसी के अंदर हम देख सकते हैं एक बाई प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है वो यहाँ पे निकल गई है। और उसके बाद जो ग्लूकोज है वो कैसे बनता है वो हम आगे के स्टेप में देखेंगे।